इस कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। कहानी का सारांश, किन-तियान, जो कि 137वीं बटालियन का नया एक्टिंग कमांडर है, एक गहरी साजिश में फंस जाता है। मिस टाउन में रहस्यमयी धुंध के साथ सोल डिवावरिंग वर्म्स, आत्मा खाने वाले कीड़े फैल रहे हैं जो लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। इसी कीड़े के कंट्रोल में आकर डिप्टी कमांडर झाओ नुओ आत्महत्या कर लेता है, लेकिन इल्जाम किन-तियान पर मढ़ दिया जाता है। किन-तियान को पकड़ने के लिए मिलिट्री की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम चेन गुओफिंग, शी लेई और लिन शियाओयुए आती है। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए किन-तियान अपनी चतुराई और स्टिंग बॉम्ब जैसे ट्रिक्स का इस्तेमाल करके उनके जाल से भाग निकलता है। अंत में उसकी होशियारी देखकर जांच टीम के लीडर चेन गुओफिंग को भी शक होने लगता है कि किन-तियान असली कातिल नहीं बल्कि किसी बड़े पावर गेम का शिकार हुआ है। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 101, टॉप हंटर पर्पल। स्याही जैसी काली रात ने पूरी दुनिया को ढक लिया था। आसमान में पूरा चांद ऊंचा टंगा था, ठंडी और भूतिया रोशनी बिखेरता हुआ। चांदनी के नीचे एक परछाई तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसकी पीठ से काले पंख निकल आए थे। हर बार पंख फड़फड़ाते ही तेज हवा उठती और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो रात में बस एक काली लाइन की तरह दिख रहा था। उसके पीछे एक मेंटिस पागलों की तरह पीछा कर रहा था। उसके पंख झींगुर के पंखों जैसे पतले और आधे पारदर्शी थे, लेकिन उनकी वाइब्रेशन में हैरान कर देने वाली ताकत थी। हुश! एक गोली बिना आवाज किए पीछे की तरफ निकली। मेंटिस ने तुरंत शरीर घुमाया, हवा में रोल मारा और गोली उसके पास से निकल गई। किन-तियान ने पीछे मुड़कर देखा और कंफर्म किया कि उसकी स्ट्रैटेजी सही थी। नाइट डेमन विंग्स एक्टिव करते ही उसकी स्पीड 200% बढ़ गई थी, जबकि मेंटिस अपनी जमीन वाली खतरनाक एक्सप्लोसिव ताकत खो चुका था। सिर्फ उन पारदर्शी पंखों के भरोसे वो पकड़ नहीं पा रहा था। अगर किन-तियान जानबूझकर स्लो न करता तो मेंटिस कब का पीछे छूट चुका होता। हुश हुश हुश! 3 गोलियां पिन की शेप में निकली। मेंटिस का एस्केप रूट ब्लॉक हो गया। मेंटिस ने डॉस करने का फैसला नहीं किया। उसने पंखों की वाइब्रेशन बढ़ाई और अपने हार्ड शेल से शैडो स्ट्राइक स्नाइपर की गोलियां झेल ली। क्लिंक क्लिंक क्लिंक! स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी गोलियां शेल पर लगी, अंदर नहीं घुस पाईं, बस सफेद निशान छोड़ गईं। किन-तियान की भौहें सिकुड़ गईं। उसने मेंटिस की एक कंपाउंड आंख पर निशाना साधा। स्पिरिचुअल एनर्जी, फिजिकल एबिलिटी और स्पिरिचुअल पावर खींचते हुए उसने तेजी से 2 बार ट्रिगर दबाया। क्लिंक! पहली गोली मेंटिस ने काट दी। उसकी तलवार जैसी धार की सटीकता डराने वाली थी, लेकिन वो दूसरी गोली की उम्मीद नहीं कर रहा था। ऊपर से ये गोली बर्निंग एम्बर्स क्रिटिकल स्ट्राइक से बूस्टेड थी। बैंग! गोली सीधे कंपाउंड आंख में घुसी और धमाके के साथ फट गई। जो मेंटिस अब तक एकदम शांत और असैसिन जैसा था, उसकी तेज चीख निकल गई। अब शिकारी और शिकार की जगह बदल चुकी थी। किन-तियान के होठों पर हल्की स्मर्क आई। जमीन पर वो मेंटिस का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन आसमान नाइट डेमन का इलाका था। शिकार शुरू हो चुका था। हुश हुश हुश! एक के बाद एक गोलियां चली। दर्द की वजह से मेंटिस की रिएक्शन स्लो हो गई। एक गोली दूसरी कंपाउंड आंख में लगी, जबकि 2 गोलियां उसके पारदर्शी पंखों को चीरती चली गईं। पंख शेल जितने सख्त नहीं थे, वे सीधे टुकड़ों में टूट गए। पंखों का सहारा खत्म होते ही मेंटिस चीखता हुआ नीचे गिरने लगा। स्विश! एक काली परछाई चमकी। किन-तियान मेंटिस के ऊपर आ चुका था। बंदूक तनी हुई थी और ट्रिगर लगातार दब रहा था। पहली गोली काटी गई, दूसरी भी। काले पंख फड़फड़ाते हुए किन-तियान भूत की तरह उसके चारों तरफ दिखने लगा। आंखें, सिर, जोड़, हर वाइटल पॉइंट पर गोलियों की बारिश होने लगी। आसमान में बिना पंखों के मेंटिस डॉज नहीं कर पा रहा था। चाहे वो अपनी ब्लेड्स कितनी भी तेज चलाए, हर दिशा से आती गोलियों को रोकना नामुमकिन था। बैंग! एक गोली आंख के जख्म से फिसलती हुई अंदर घुसी और उसके सिर के अंदर फट गई। मेंटिस का सिर पल भर में फट गया और उसका शरीर भारी आवाज के साथ नीचे गिरा। बैंग! सिर के बिना मेंटिस धूल उड़ाते हुए टीले पर आकर गिर पड़ा। इवोल्यूशन पॉइंट्स 21,000 बढ़ गए। एक पर्पल ऑर्ब किन-तियान के शरीर में समा गया। नाम टॉप हंटर पर्पल। टाइप पैसिव टैलेंट। इंट्रोडक्शन: एक टॉप हंटर के तौर पर तुम्हारे पास बेहद तेज ऑरा सेंस होती है।
शिकार पास आते ही तुम उसकी मौजूदगी महसूस कर सकते हो और तुरंत उसे प्रे मार्क कर सकते हो। चेस के दौरान हंटर ब्लडलाइन एक्टिव होती है, ऑरा तेजी से दब जाती है, स्पीड 70% बढ़ती है और अटैक पावर 50% बढ़ जाती है। अगर शिकार अकेला हो तो हर अटैक पर पक्का 120% क्रिटिकल डैमेज होगा। कई शिकार का पीछा करते समय हर किल पर सारे स्टैट्स 5% बढ़ते हैं, अधिकतम 10 स्टैक तक। स्टेल्थ में पहला अटैक 100% ज्यादा डैमेज देता है और डिफेंस इग्नोर करके रियल डैमेज देने का चांस होता है। रहस्यमयी ताकत उसके शरीर में बहने लगी। किंतियान की आंखों में चमक आ गई और एक जंगली ठंडी ऑरा बाहर फैलने लगी। ये टॉप हंटर की ऑरा थी। कुछ ही देर में बॉडी मॉडिफिकेशन पूरा हो गया। ये टैलेंट मेरे लिए परफेक्ट है। किंतियान के होंठ हल्के से ऊपर उठे। टॉप हंटर फिजिकल स्टैट्स को नाइट डेमन या बाबरिक डोमिनेटर बॉडी जितना नहीं बढ़ाता था, लेकिन इसकी परसेप्शन और सिंगल या मल्टीपल दुश्मनों के खिलाफ मिलने वाले बफ्स बेहद खतरनाक थे। आगे से सबसे पहले दुश्मन को प्रे मार्क करना होगा। ऑरा दबेगी, स्पीड 70% बढ़ेगी, अटैक पावर 50%। 1-on-1 में हर अटैक 120% क्रिटिकल। इतने सारे चेन बफ से कॉम्बैट पावर सीधा आसमान छूने लगी। ऊपर से वो पहले से ही स्टेल्थ में माहिर था। स्टेल्थ के बाद पहला अटैक 100% ज्यादा डैमेज और रियल डैमेज का चांस। बेहद ओपी। थैंक यू छोटे मेंटिस। किंतियान ने नीचे पड़े बिना सिर वाले शरीर को देखा। जमीन पर यह मेंटिस वाकई खतरनाक था। जबरदस्त एक्सप्लोसिव ताकत और हार्ड शेल। खुशकिस्मती से उसने किंतियान को कम आंका और उसे आसमान में ले आया। आसमान में उसकी स्पीड अच्छी थी, लेकिन उसके पंख नाइट डेमन विंग्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ी बात, उसमें दूसरे स्पिरिट बीस्ट जैसी स्पिरिचुअल एनर्जी एबिलिटी नहीं थी। उसकी कंपाउंड आंखें उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थीं। किंतियान ने मेंटिस के शरीर को स्पेशल बैग में डाला और काले पंख फड़फड़ाते हुए मिस्ट प्लेन की तरफ उड़ गया। हुश! तेज हवा उसके चेहरे से टकराई। जल्द ही उसने स्पाइडर आर्मी देख ली। सफेद धुंध में सैकड़ों मकड़ियां बेहोश लोगों को उठाए कतारों में चल रही थीं। आगे 5 पीले कीड़े 10 मीटर से भी लंबे ड्रिल जैसे सिर के साथ जमीन में रास्ता बनाते हुए रेंग रहे थे। ऊंचे आसमान में किंतियान ने शैडो स्ट्राइक कसकर पकड़ी। थर्मल परसेप्शन में पीले कीड़े साफ दिख रहे थे। उसने एक के सिर को प्रे मार्क किया, बर्निंग एम्बर्स क्रिटिकल स्ट्राइक एक्टिव की और ट्रिगर दबाया। घूमती हुई गोली सीधे निशाने पर जा लगी। बैंग! कीड़े का सिर फट गया। चिपचिपा तरल बारिश की तरह गिरा और एक हरा लाइट ऑब उड़कर किंतियान में समा गया। उसी पल सारे कीड़े और मकड़ियां ऊपर देखने लगी। उनकी निगाहों के बीच किंतियान बेपरवाह रहा और लगातार फायर करता रहा। हेडशॉट, हेडशॉट, फिर हेडशॉट। सारे पीले कीड़े मारे गए। मकड़ियां भी एक एक कर गिरती चली गईं। गुस्से में मकड़ियां ऊपर जाल फेंक रही थीं, लेकिन ऊंचाई की वजह से जाल किंतियान तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। हरे लाइट बॉल्स आतिशबाजी की तरह उड़ते हुए उसके शरीर में घुस रहे थे। इवोल्यूशन पॉइंट्स लगातार बढ़ रहे थे। जब किंतियान को लगा कि वो इसी तरह पूरी स्पाइडर आर्मी खत्म कर देगा, तभी गुस्से से भरी एक विल ने अचानक हमला किया। वह उसकी आत्मा पर हथौड़े की तरह गिरी। पूह! किंतियान ने खून उगल दिया। उसकी आंखों और कानों से खून बहने लगा। सिर फटने जैसा दर्द हुआ और उसके मुंह से चीख निकल गई। एपिसोड 102 सीकिंग हेल्प सैंड कंट्रोल। बहुत दर्द। किंतियान का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये पहली बार था जब उसने इतना प्योर स्पिरिचुअल अटैक झेला था। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग के अंदर कई चाकू बेरहमी से घूम रहे हों। दर्द से सांस लेना मुश्किल हो गया। हुश! काले पंख फड़फड़ाए और वो रॉकेट की तरह ऊपर उड़ गया। हजारों मीटर ऊपर जाकर वो रुका। जब कोई और स्पिरिचुअल अटैक नहीं आया तो उसने नाक से बहता खून पोंछा और राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, बाल बाल बचा। डर की एक लहर उसके दिल में दौड़ गई। स्पिरिचुअल अटैक की भी रेंज होती है। जितनी दूरी उतना कम डैमेज। अगर वो थोड़ा और नीचे होता तो शायद अब उसकी आत्मा ही नहीं बचती। मकड़ियां, मेंटिस, इनविजिबल कीड़े और इतनी जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर। किंतियान को शक हुआ कि पर्दे के पीछे कोई रेयर बीस्ट टेमिंग स्पिरिचुअलिस्ट है। बीस्ट टेमिंग स्पिरिचुअलिस्ट स्पिरिट मेजेस के बीच एक निच स्ट्रीम होते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी की खेती में वे अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने पर फोकस करते हैं और सीक्रेट टेक्निक से स्पिरिट बीस्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ताकि लड़ाई वे उनके लिए करें। कुछ ताकतवर बीस्ट मास्टर्स तो स्पेशल स्पेस आर्टिफैक्ट्स की मदद से अपना पर्सनल बीस्ट टेमिंग स्पेस भी खोल लेते हैं, जहां वे ढेर सारे स्पिरिट बीस्ट रखते हैं और जरूरत पड़ते ही बुला लेते हैं। लेकिन इस स्टाइल के अपने खतरे और कमजोरियां भी होती हैं। पहली बात, स्पिरिट बीस्ट्स को पालना बेहद महंगा होता है। जितने ज्यादा बीस्ट्स उतना ज्यादा खर्च। अगर वही रिसोर्स खुद पर लगाए जाएं तो फायदा कहीं ज्यादा हो। दूसरी बात, स्पिरिट बीस्ट्स की अपनी सोच होती है। वे रोबोट की तरह कंट्रोल नहीं होते। कई बीस्ट्स को साथ में कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल है। और आखिरी बात, जो बीस्ट मास्टर्स अपनी सारी एनर्जी बीस्ट्स पर लगा देते हैं, वे खुद सिस्टम का सबसे कमजोर पॉइंट बन जाते हैं।
इसी वजह से ये रास्ता हमेशा से निच ही रहा है, कुछ खास ब्लडलाइन फैमिलीज तक सीमित। बिना शक जिन लोगों को मकड़ियां उठा ले गई थीं, उन्हें जमीन के नीचे ले जाया गया होगा, खाना बनाने के लिए या किसी और मकसद से। किंतियान उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो सच में बेबस था। चलो पहले सिचुएशन क्लियर करते हैं। उसने खुद को शांत किया। हालत संभलते ही उसने नाइट डेमन ब्लडलाइन एक्टिव की और एक कौवे का डोपेलगैंगर बनाया जो पंख फैलाकर नीचे गोता लगाने लगा। कौवा बादलों को चीरता हुआ धुंध पार करता हुआ जमीन पर उतरा। स्पाइडर आर्मी गायब थी। न मकड़ियां थीं, न बड़े कीड़े, न ही मिस्टाउन के लोग। सॉरी। आसमान में किंतियान का चेहरा सख्त हो गया। 137वीं बटालियन के कमांडर के तौर पर लोगों की रक्षा करना उसका फर्ज था, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद वो नाकाम रहा। नहीं, ये बात तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। रेस्क्यू के लिए किसी को भेजना होगा। सोचते हुए उसे एक भयानक सवाल याद आया, किसे रिपोर्ट करे। उसका डायरेक्ट सीनियर यान छिंग था, लेकिन कई दिनों से उसका कोई जवाब नहीं आया था। बाकी मिलिट्री अफसरों पर भरोसा किया जा सकता था क्या? किंतियान गहरी सोच में पड़ गया। पुराने कमांडर लियू डालोंग गायब हो चुके थे, कई स्पिरिचुअलिस्ट्स भी। इतना वक्त बीत गया, फिर भी मिलिट्री डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया, जैसे सब कुछ इग्नोर कर दिया गया हो। सरकार भी चुप थी। मिस्ट टाउन जैसे दुनिया से कटा हुआ टापू बन गया था। इसी दौरान उसे ट्रांसफर ऑर्डर मिला, उसे एक्टिंग कमांडर बना दिया गया बिना किसी कम्युनिकेशन के। यान छिंग का कोई अता पता नहीं। सब कुछ जल्दबाजी और अजीब था। मिस्ट टाउन पहुंचते ही हालात और डरावने निकले। धुंध की वजह से सब सो गए थे। अगर उसके पास बॉडी ऑफ 10,000 पॉइजन्स न होती तो शायद वो खुद भी कब का मर चुका होता। मैं आखिर किस पर भरोसा कर सकता हूँ? उसकी आंखों में तेज चमक आई। उसे समझ आ गया कि उसकी सबसे बड़ी दिक्कत उसका छोटा नेटवर्क था। यान छिंग के अलावा कोई ऐसा नहीं था जिससे वो खुलकर बात कर सके। अर्थ ड्रैगन टीम और स्पेशल वॉरफेयर डिपार्टमेंट के उसके क्लासमेट्स इस लेवल में दखल देने के काबिल नहीं थे। काफी सोचने के बाद उसे सिर्फ एक ही नाम सही लगा। उसने स्मार्ट ब्रेसलेट खोला और एक नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से नींद भरी भारी आवाज आई। प्रिंसिपल झांग। किंतियान की आवाज गंभीर थी। मुझे आपसे एक मदद चाहिए। कुछ देर बाद, क्या तुम्हें मिस्ट टाउन एक्टिंग कमांडर बना दिया गया? मुझे पता ही नहीं था। पुराने कमांडर गायब, किसी ने कुछ नहीं किया। मिलिट्री डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? क्या फिर सैकड़ों लोग उठा लिए गए? ठीक है, मैं तुरंत किसी से बात करता हूं। झांग मेंग ने कॉल काट दी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसे पता था कि यान छिंग हाल ही में एक सीक्रेट मीटिंग में गया था। बाहर से संपर्क मुमकिन नहीं था। जाने से पहले उसने झांग मेंग से किंतियान का ख्याल रखने को कहा था, और यान छिंग के जाते ही किंतियान को अचानक बॉर्डर टाउन भेज दिया गया। साफ था कि ये जगह किसी भंवर के बीच थी। झांग मेंग को यकीन था कि अगर यान छिंग मौजूद होता तो ये ट्रांसफर कभी नहीं होता। किसी ने 7th ब्यूरो को बाईपास करके गंदे तरीके से किंतियान को यहाँ फेंका था। मकसद क्या था? किंतियान तो बस एक क्लोन था। उसकी कोई खास वैल्यू नहीं। क्या कोई उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करके यान छिंग पर वार करना चाहता था? लेकिन अगर किंतियान पकड़ा भी जाता तो उससे यान छिंग को कैसे धमकाया जा सकता था? अगर मैं मदद करूं तो क्या मैं किसी की चाल में फंस जाऊंगा? झांग मेंग का दिमाग उलझा हुआ था। अलग पहचान और अनुभव के चलते वो किंतियान से अलग सोच रहा था। किंतियान चाहता था कि झांग मेंग भरोसेमंद लोग ढूंढकर जल्दी से रेस्क्यू भेजे, लेकिन झांग मेंग, जिसने अनगिनत लड़ाइयां और पावर गेम्स देखे थे, उसे गहरी साजिशों की चिंता थी। सोच अलग थी तो नतीजे भी अलग हो सकते थे। वहीं दूसरी तरफ कैंप लौटने पर धुंध धीरे धीरे छट गई, लेकिन कोई भी सैनिक नहीं जागा। किंतियान उन्हें जगा नहीं सका। मजबूरन वो अपने कमरे में लौट आया और झांग मेंग के जवाब का इंतजार करने लगा। इस बीच उसने आज की लड़ाई का फायदा गिना। सबसे पहले 1,20,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स ज्यादातर मकड़ियों से मिले थे। इसके अलावा 4 नए टैलेंट्स मिले। लाइट डिस्टॉर्शन ग्रीन, स्पाइडर सिल्क ग्रीन, टॉप हंटर पर्पल, और बड़े पीले कीड़े से मिला। नाम सैंड कंट्रोल ग्रीन। टाइप एक्टिव स्किल। इंट्रोडक्शन, तुम रेत को कंट्रोल कर सकते हो और उसे अपनी मर्जी से बहा सकते हो। एपिसोड 103 आइस कंडेंस डिवाइन जेड डेथ वॉरियर। 1,20,000 इवोल्यूशन पॉइंट से किसी भी ब्लू स्किल को पर्पल में बदला जा सकता था, या फिर उसके सारे ग्रीन टैलेंट्स को ब्लू में अपग्रेड किया जा सकता था। लेकिन किंतियान अभी इन इवोल्यूशन पॉइंट्स को इस्तेमाल करने के मूड में नहीं था। अलग अलग सिचुएशन में जो टैलेंट्स आमतौर पर कम यूज होते हैं, वही अचानक काम आ जाते हैं। जैसे पहले जंगल में हुआ था। अगर उसने कुछ हजार इवोल्यूशन पॉइंट्स बचाकर न रखे होते तो वो 1000 फेस को इल्यूजन में अपग्रेड नहीं कर पाता और वैम्पायर्स का सफाया भी मुमकिन नहीं होता। इसलिए ये इवोल्यूशन पॉइंट्स फिलहाल रिजर्व में रखना ही सही था, हालात के हिसाब से सही वक्त पर यूज करने के लिए। इस वक्त किंतियान के लिए सबसे जरूरी बात थी अपनी स्पिरिचुअल पावर की कमजोरी को पूरा करना। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई
तो पर्दे के पीछे बैठे मास्टरमाइंड का सामना करना नामुमकिन था। कई टैलेंट्स होने के बावजूद एक भी ऐसा नहीं था जो सीधे स्पिरिचुअल पावर से जुड़ा हो। सिर्फ टैलेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना यहाँ डेड एंड था। लेकिन किस्मत से किन तियान के पास एक और रास्ता था, मिलिट्री पॉइंट्स एक्सचेंज। अल्फा 7 स्टार पर रहते हुए उसने कुल 70,000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स जमा किए थे। स्पिरिट एसेंस पिल, ब्लैक फ्रॉस्ट ब्लेड, सीक्रेट टेक्निक और लाइफ स्पिरिट लिक्विड एक्सचेंज करने के बाद भी उसके पास 18,200 पॉइंट्स बचे थे। उसने इन्हें जानबूझकर अब तक इस्तेमाल नहीं किया था, सही मौके का इंतजार कर रहा था। अब वही सही मौका था। मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स का एक्सचेंज सिस्टम पूरी तरह इंडिपेंडेंट था, इसमें कोई दखल नहीं दे सकता था। इसलिए किन तियान आराम से ब्राउज कर सकता था बिना किसी रिसोर्स प्रेशर के। उसने सिल्वर ग्रे स्टार के मिलिट्री डिपार्टमेंट के ट्रेजरी को ध्यान से खंगाला और स्पिरिचुअल पावर से जुड़े आइटम्स छांटने लगा। आखिरकार उसकी नजर एक चीज पर टिक गई, आइस कंडेंस्ड डिवाइन जेड। ये आइटम लेंग फैमिली का था, जो 9 ग्रेट होली ब्लड्स में से एक है। लेंग फैमिली बर्फ और बर्फानी ताकतों की मास्टर मानी जाती है। उनकी ठंड सिर्फ तापमान नहीं जमाती, बल्कि सीधे आत्मा को फ्रीज कर देती है। 9 ग्रेट होली ब्लड्स में लेंग फैमिली सोल से डील करने में सबसे आगे है। जैसे किन तियान जिस फ्रॉस्ट मेडिटेशन टेक्निक की खेती करता है, वो भी लेंग फैमिली की ही बनाई हुई है। आइस कंडेंस्ड डिवाइन जेड एक सॉइल प्रोटेक्शन ट्रेजर है। इसे पहनने वाला शांत रहता है और इसकी सॉइल प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी होती है। जैसे ही स्पिरिचुअल अटैक होता है, ये अपने आप एक्टिव होकर माइंड शील्ड बना लेता है। साथ ही ये स्पिरिचुअल पावर की खेती में भी मदद करता है। इस डिवाइन जेड की कीमत बेहद ज्यादा थी, पूरे 15,000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स, जबकि शैडो स्ट्राइक रून स्पीयर सिर्फ 2,600 पॉइंट्स में मिल जाती है। और उसी से किन तियान ने कई टियर 4 और यहां तक कि टियर 5 दुश्मनों को मारा था। डिवाइन जेड की कीमत शैडो स्ट्राइक से लगभग 6 गुना थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसकी क्वालिटी कितनी टॉप लेवल की होगी। किन तियान ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की और तुरंत ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये डिवाइन जेड न सिर्फ स्पिरिचुअल अटैक से बचाती थी, बल्कि रोजमर्रा की मेंटल ट्रेनिंग में भी मदद करती थी, बिल्कुल उसकी मौजूदा जरूरत के हिसाब से। ना पछतावा, ना धोखे की चिंता। जल्द ही सिस्टम से ऑर्डर सक्सेस का नोटिफिकेशन आ गया। इसकी ऊंची कीमत की वजह से आइस कंडेंस्ड डिवाइन जेड को सिल्वर ग्रे स्टार के वेयरहाउस से सबसे कम वक्त में भेजा जाना था। अगली सुबह आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी। पूरी रात छाई रहने वाली धुंध इस नरम रोशनी के छूते ही बदलने लगी। पहले सफेद धुंध इतनी घनी थी कि जैसे अदृश्य दीवार बनकर दुनिया को जकड़ लिया हो। 3 मीटर से ज्यादा कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन अब जैसे किसी जादू के असर से धुंध हल्की होने लगी। पतली लकीरें आपस में उलझती हुई नीचे बैठने लगी। घनी धुंध एकदम से किसी परियों की दुनिया जैसी लगने लगी। देखने वाला पल भर के लिए सारी परेशानियां भूल जाता। यही मिस टाउन का मशहूर नजारा था, जो ढेर सारे टूरिस्ट्स को खींच लाता था। मैं सो कैसे गया? ड्यूटी पर तैनात सोल्जर ने आंखें खोली और सिर खुजलाया। ये डरावनी घटना होनी चाहिए थी, लेकिन वो बस पल भर रुका और फिर अपनी ड्यूटी में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बैरक के अंदर भी सोल्जर एक एक कर उठने लगे। खिड़की के बाहर धुंध देखकर हल्की हैरानी हुई, फिर सब नॉर्मल तरीके से असेंबल होने लगे। किन तियान खिड़की के पास खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। मॉर्निंग ड्रिल नॉर्मल चली, कहीं भी किन तियान नजर नहीं आया। तभी एक मिलिट्री फ्लाइंग डिवाइस कैंप 137 के ऊपर उतरी। तभी सोल्जर्स ने अपने कैंप कमांडर किन को देखा। कैबिन का दरवाजा खुला, एक लंबा सीधा खड़ा सोल्जर बाहर निकला। उसने किन तियान को देखा, तेजी से पास आया, सल्यूट किया और बोला, मेजर किन तियान, आपका सामान आ गया है, प्लीज वेरीफाई करके रिसीव करें। ठीक है। किन तियान ने अपना आईडी दिया, मशीन पर स्वाइप किया और सील किया हुआ आयरन बॉक्स ले लिया। थैंक यू। सोल्जर ने फिर सल्यूट किया और बिना रुके वापस फ्लाइंग डिवाइस में बैठकर चला गया। कुछ देर तक कई सोल्जर किन तियान और उसके हाथ में पकड़े आयरन बॉक्स को देखते रहे। आखिर ऐसा क्या था जिसके लिए खास तौर पर फ्लाइंग डिवाइस भेजी गई? जरूर कोई बहुत कीमती चीज होगी। ऑफिस के अंदर ऑफिस लौटते ही किन तियान अभी बैठा ही था कि दरवाजे पर नॉक हुई। उसकी आंखें चमकी। आओ। क्रीक। दरवाजा खुला और झाओ नुओ अंदर आया। कैंप कमांडर झाओ, कोई काम था? झाओ नुओ मुस्कुराया। कैंप कमांडर, कल रात ज्यादा पीली थी, लौटते वक्त आपकी ठीक से केयर नहीं कर पाया, उसी के लिए माफी मांगने आया हूँ। रात को ठीक से आराम हुआ? किन तियान बोला, ठीक था, बस कुछ झंझट वाले कीड़े थे, काफी को मार दिया। ओह कीड़े? झाओ नुओ गुस्से में बोला, मैं आज ही पूरे कैंप की क्लीनअप का ऑर्डर देता हूँ, एक भी कीड़ा नहीं बचेगा। किन तियान ने सिर हिलाया। ये काम आपको सौंपता हूँ कैंप कमांडर झाओ, गारंटी है काम पूरा होगा। कहते हुए झाओ नुओ की नजर आयरन बॉक्स पर चली गई। कैंप कमांडर, ये मिलिट्री ट्रेजरी से एक्सचेंज किया गया आइटम है क्या? अंदर क्या है जानने की इजाजत मिलेगी। ये
किंतियान ने आयरन बॉक्स की ठंडी सतह पर हाथ फेरा और धीरे से बोला, इसके अंदर एंटी बग आइटम्स हैं, खास तौर पर उन कीड़ों के लिए जो बहुत गहराई में छिपे रहते हैं लेकिन खुद ही अपनी मौजूदगी दिखा देते हैं। ये सुनते ही झाओ नुओ का एक्सप्रेशन बदल गया। कैंप कमांडर, आपका मतलब क्या है? किंतियान ने नजर उठाई। उसकी आवाज रहस्यमयी थी। मेरे आने के बाद पहले तू छांगसोंग ने सबके सामने मेरी ताकत पर सवाल उठाया, फिर ट्रेनिंग में किसी ने मुझे मजबूर किया और कल रात मेरे खाने में जहर मिला। कैंप कमांडर झाओ, हर बार जब कुछ गलत हुआ आप मौजूद थे, और अब जैसे ही मैंने मिलिट्री पॉइंट्स एक्सचेंज किए आप तुरंत यहां आ गए। आपकी चालें थोड़ी कच्ची हैं। ये सुनते ही झाओ नुओ का चेहरा ठंडा पड़ गया। किंतियान, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा चालाक निकले। थैंक यू, किंतियान ने शांति से कहा, और आयरन बॉक्स को घूरना बंद करो। इसके अंदर की चीज पहले ही छिपा दी गई है। झाओ नुओ की आंख फड़की। कुछ सेकंड घूरने के बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, इस दुनिया में सिर्फ अक्ल के दम पर ज्यादा दूर नहीं जाया जा सकता। ओह सच में? तो बताओ किसके दम पर जाना चाहिए? निर्दयता पर, दूसरों से नफरत पर, और सबसे ज्यादा खुद से नफरत पर। इतना कहते ही झाओ नुओ ने जोर से अपनी छाती पर वार किया। कांच टूट गया और उसका शरीर नीचे गिर गया। उसी पल पूरे कैंप में एक तेज चीख गूंज उठी। किंतियान, हमारा कोई झगड़ा नहीं था, फिर भी तुमने ताकत के लिए मुझे मार दिया। कुछ ही देर में सोल्जर दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा झाओ नुओ खून उगल रहा था। मुंह से खून और अंदरूनी अंगों के टुकड़े निकल रहे थे। फिर सबकी नजर टूटी हुई खिड़की के पास खड़े शख्स पर पड़ी। वो था कैंप कमांडर किंतियान खिड़की के पास खड़ा बाहर जमा हो रही टुकड़ी को देख रहा था। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। वो सच में एक डेथ वॉरियर था। अब मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। एपिसोड 104, अपराध बोध में फरार। स्विश। झाओ नुओ की लाश के पास सोल्जर्स खड़े थे। उसकी आंखें खुली की खुली आसमान को घूर रही थीं। छाती पर बड़ा सा खून से सना हाथ का निशान साफ दिख रहा था। डिप्टी बटालियन कमांडर झाओ की मौत हो चुकी थी। ताकत के विवाद में कैंप कमांडर किन ने उसे मार दिया। सोल्जर्स जड़ हो गए। वही गुस्से भरी आवाज उनके दिमाग में गूंज रही थी। किंतियान, हमारा कोई झगड़ा नहीं था, फिर भी तुमने ताकत के लिए मुझे मार दिया। वाकई किंतियान के आने के बाद भी बड़े छोटे सारे काम झाओ नुओ ही संभाल रहा था। ये झोंगई, मास्टर ल्यूचिंग और तू छांगसोंग, तीनों स्पिरिचुअलिस्ट्स किंतियान को दिल से नहीं मानते थे। टॉप लीडर होने के नाते किंतियान को ये बात चुभती ही होगी। गुस्से में आकर उसने झाओ नुओ को मार दिया। मिलिट्री में साथी की हत्या सीधा मौत की सजा वाला गुनाह है। क्या सच में ताकत इंसान की अक्ल छीन लेती है? सूश। अचानक झाओ नुओ की लाश के पास एक शख्स आ गया। सबने देखा, वो खुद कैंप कमांडर किन था। स्विश। सोल्जर्स एक साथ पीछे हट गए जैसे प्लेग से बच रहे हों। गुस्सा, उलझन और डर सब कुछ उनकी आंखों में था। किंतियान ने झुककर झाओ नुओ की चोटें देखीं। छाती पर मारा गया वार इतना जोरदार नहीं था कि मौत हो जाए। उसकी तेज मौत की कोई और वजह थी। रुको। वहीं दूसरी तरफ से गुस्से की आवाज आई। ये झोंगई, मास्टर ल्यूचिंग और तू छांगसोंग गुस्से में दौड़ते हुए आए। तीनों की नजरें किंतियान पर जमी थीं। किंतियान एहसान फरामोश, तू छांगसोंग भेड़िए जैसी आंखों से घूरते हुए बोला, कैंप कमांडर झाओ ने तुम्हारे साथ सच्चाई से बर्ताव किया। मिलिट्री पावर तुम्हें सौंपने को तैयार था। तुम मिलिट्री के काम नहीं जानते थे, इसलिए सारी जिम्मेदारी उसने खुद उठाई, और अब पावर छीनने के लिए तुमने उसे मार दिया। झाओ कमांडर वाकई अंधा था जो तुम पर भरोसा करता रहा। किंतियान ने गहरी रहस्यमयी नजर से तू छांगसोंग को देखा। झाओ नुओ डेथ वॉरियर था, और उसके साथ हमेशा रहने वाला तू छांगसोंग भी शक के घेरे में था। शायद वो भी मास्टरमाइंड का मोहरा था। झाओ नुओ की मौत के बाद सबसे बड़ा संदिग्ध मैं ही हूं। ये मामला मिलिट्री डिपार्टमेंट तक जाएगा। इन्वेस्टिगेशन टीम जल्द ही मिस्टाउन पहुंचेगी। तब मुझे डिटेन किया जाएगा, और एक बार डिटेन हुआ तो मैं दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाऊंगा। इतनी प्लानिंग के बाद पहले मेरा ट्रांसफर, फिर झाओ नुओ की आत्महत्या। मास्टरमाइंड मुझे छोड़ने वाला नहीं है। वो मुझसे कुछ चाहता है। अब देखकर लग रहा है वो एम्बर ही है। नहीं, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। यहाँ रुकना झाओ नुओ की मर्जी पूरी करना होगा। यानछिंग गायब है। झांग मेंग अकेला मुझे नहीं बचा सकता। भागना होगा। चाहे मोस्ट वांटेड बन जाऊं, लेकिन इस जाल में नहीं फंस सकता। झाओ नुओ को मैंने नहीं मारा, उसने आत्महत्या की है। मैं ऊपर रिपोर्ट करूंगा। इतना कहकर किंतियान ऑफिस की तरफ बढ़ा। बैंग। तू छांगसोंग सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हें लगता है तुम्हारा बैकग्राउंड इस बात को दबा देगा? सपना देख रहे हो? मैं ऊपर रिपोर्ट करूंगा। तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। आज तुम कहीं नहीं जाओगे। बैंग। ये झोंगई और मास्टर ल्यूचिंग भी आगे बढ़ाए। हम यहां हैं, तुम भाग नहीं सकते। तीनों स्पिरिचुअलिस्ट आगे खड़े हो गए और ज्यादा सोल्जर इकट्ठा हो गए।
एक इंसानी दीवार बन गई। एक जान के बदले एक जान। मास्टर ल्यूचिंग चिल्लाया, एक जान के बदले एक जान, एक जान के बदले एक जान। गुस्से की लहर सुनामी की तरह किन तियान की तरफ बढ़ी, लेकिन किन तियान सीधा खड़ा रहा। उसकी नजर शांत और अडिग थी, जैसे सदियों पुरानी चट्टान। एक जान के बदले एक जान। तू छांगसोंग ने दांत पीसे और आगे झपटा। उसकी मुट्ठियों पर आग भड़क उठी। 2 आग के गोले किन तियान के चेहरे की तरफ बढ़े। किन तियान, मर जाओ। गुस्से की चीख पूरे कैंप में गूंज गई। गर्मी की लहर आई। किन तियान ने आंखें सिकोड़ी और साइड किक मारी, सीधा तू छांगसोंग की छाती पर। सिजल, बिजली चमकी। तू छांगसोंग की मुट्ठी आधी ही बढ़ी थी कि उसका शरीर फुटबॉल की तरह उड़ गया, तिरछा ऊपर गया और भीड़ में जाकर धड़ाम से गिरा। पफ, उसके मुंह से खून निकला। उसकी आंखों में शौक और डर था। इतनी तेज टांगे, इतनी खौफनाक ताकत। क्या वो सच में सिर्फ टियर 2 1 स्टार स्पिरिचुअलिस्ट है? पूरा माहौल सन्नाटा हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि किन तियान, तीनों में सबसे ताकतवर, तू छांगसोंग को एक ही किक में उड़ा देगा। अब बटालियन 137 में उसे रोक कौन सकता है? किन तियान ने ये झोंकई और मास्टर ल्यूचिंग की तरफ देखा। उसकी नजर पड़ते ही दोनों जम गए। सांस तक रुक गई। किन तियान ने नजर हटा ली। वो उन्हें मार करना नहीं चाहता था। उसने चारों तरफ देखा और फुर्तीले पक्षी की तरह छलांग लगाई। इंसानी दीवार पार की और सबकी आंखों के सामने गायब हो गया। कैंप कमांडर किन भाग गया। सोल्जर्स स्तब्ध रह गए। फिर उन्हें एहसास हुआ, यह अपराध बोध में फरार होना है। वाकई डिप्टी कमांडर झाओ की हत्या उसी ने की। कातिल वही है। कुछ देर बाद मास्टर ल्यूचिंग लॉजिस्टिक्स रूम में घुसा और स्पेशल लाइन से ऊपर रिपोर्ट की। बटालियन 137 में जो हुआ सब बता दिया। रिपोर्ट सुनते ही ऊपर बैठे अफसर भड़क उठे। बटालियन 137 का कैंप कमांडर किन तियान ताकत के लिए डिप्टी झाओ नुओ की हत्या करके फरार हो गया। नेतृत्व आग बबूला हो गया। तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन टीम मिस टाउन भेजी गई, सच्चाई जानने और किन तियान को पकड़ने के लिए। आधे घंटे बाद टीम पहुंच गई। टीम में 3 लोग थे, 2 पुरुष और 1 महिला। लीडर एक अधेड़ उम्र का आदमी था। चौकोर चेहरा, गहरी और तेज आंखें, कनपटियों पर सफेदी, उससे दबदबे की आभा निकल रही थी। दूसरा आदमी काले रंग का, लंबा और मजबूत था, पहाड़ जैसा। तीसरी एक महिला थी, करीब 27-28 साल की, छोटे बाल, साफ सुथरा चेहरा। फिट मिलिट्री यूनिफॉर्म में उसकी कद काठी उभर रही थी। कंधों पर मेजर का रैंक चमक रहा था। डायरेक्टर चेन, मैं तू छांगसोंग हूँ, बटालियन 137 की स्पेशल यूनिट से। तू छांगसोंग ने आगे बढ़कर सल्यूट किया, लाल आंखों से बोला, प्लीज हमारे झाओ कमांडर को इंसाफ दिलाइए और कातिल किन तियान को सख्त सजा दिलाइए। चेन गुओफेंग ने गंभीर चेहरे से सल्यूट लौटाया। निश्चिंत रहो, एम्पायर साथी को नुकसान पहुंचाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एपिसोड 105, जांच और गिरफ्तारी वारंट। मॉर्चरी के अंदर चेन गुओफेंग, शीलेई और लिन शियाओयुए झाओ नुओ की लाश के पास खड़े होकर उसकी इंजरी देख रहे थे। चेन गुओफेंग ने सफेद कपड़ा लाश पर डालते हुए धीरे से कहा, लगता है दिल एक ही पंच में चूर हो गया। बटालियन 137 में एक ही इंसान है जिसके पास इतनी ताकत है कि वो झाओ नुओ को एक मुक्के में मार सके। वो लोग यहाँ आते वक्त पहले ही किन तियान की फाइल देख चुके थे, टॉप सीक्रेट। यहाँ तक कि ऊपर से ऑर्डर आने के बाद भी वो किन तियान की पूरी फाइल एक्सेस नहीं कर पाए। ये 7th ब्यूरो की हैसियत दिखाता था। ये डिपार्टमेंट सीधे मार्शल लिन के अंडर था और बिना परमिशन कोई भी इनके लोगों की फाइल नहीं देख सकता था। बस इतना पता चला कि किन तियान कुछ महीनों से ईगल मिलिट्री एकेडमी में एडवांस ट्रेनिंग ले रहा था और हाल ही में उसे बटालियन 137 में एक्टिंग कमांडर बनाकर भेजा गया था। ईगल मिलिट्री एकेडमी से कांटेक्ट करने पर उन्हें उसके कारनामों का अंदाजा मिला। एक टियर 5 वैम्पायर विस्काउंट की अगुवाई वाले स्टार थीव्स ग्रुप को उसने अकेले खत्म कर दिया था। उसकी स्पिरिचुअल लेवल ज्यादा नहीं थी, लेकिन फाइटिंग पावर डरावनी थी। लिन शियाओयुए ने कंफ्यूज होकर पूछा, उसने झाओ नुओ को क्यों मारा होगा? वो खुद कमांडर था, ताकत भी ज्यादा थी, पावर लेना इतना मुश्किल तो नहीं था। शीलेई ने भारी आवाज में कहा, शायद पर्सनैलिटी इश्यू हो, कुछ लोग बहुत इंपल्सिव होते हैं। चेन गुओफिंग ने ठंडे लहजे में कहा, जो भी हो, अभी प्राइम सस्पेक्ट किन तियान ही है। ऊपर से ऑर्डर आ चुका है, उसे जिंदा पकड़ना है और पूरे आर्मी के लिए एक उदाहरण बनाना है। लिन शियाओयुए ने हल्की सांस ली, थोड़ी सी पावर के लिए मर्डर और फिर भाग जाना वर्थ इट था क्या? शीलेई ने कहा, बॉस उसका कम्युनिकेटर ऑफ है, लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। चेन गुओफिंग ने सिर हिलाया, भागते वक्त यही बेसिक सेंस होता है। शियाओयुए, काम शुरू करो। लिन शियाओयुए बाहर निकलते हुए तू चांगसोंग से बोली, किन तियान की कोई पर्सनल चीज ले आओ, तौलिया, कपड़े, कुछ भी। तू चांगसोंग तुरंत किन तियान के कमरे पहुंचा। दरवाजा लॉक था, उसने सीधे लात मारकर तोड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर वो शॉक्ड रह गया। कमरा पूरी तरह खाली था, गद्दा, कंबल, तकिया, टूथब्रश, तौलिया सब गायब।
सिर्फ खाली बेड और कुछ खाली अलमारियां। उसने तुरंत रिपोर्ट दी। तीनों अफसरों की आंखों में शक और हैरानी थी। लिन शियाओयुए ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या इसे पहले से पता था? नामुमकिन, चेन गुओफेंग बोला। ऑर्डर सीधे मुझे मिला था। तो फिर उसने पहले से तैयारी कर रखी थी, लिन शियाओयुए ने कहा। गिल्टी रन में इतना दिमाग, ये बंदा खतरनाक है। चेन गुओफेंग के चेहरे पर गंभीरता और गहरी हो गई। लिन शियाओयुए एक ब्लडलाइन मार्शल आर्टिस्ट थी। उसकी स्मेल सेंस बेहद शार्प थी। वो गंध से इंसान ट्रैक कर सकती थी। लेकिन यहां पहले ही स्टेप पर फेल। अब क्या करें बॉस? उसने पूछा। सीसीटीवी चेक करते हैं। कंट्रोल रूम के अंदर तो चांगसोंग ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यही है किंतियान, मुझे घायल करने के बाद भागता हुआ। लिन शियाओयुए ने जूम किया। कोहरा इतना घना है कि चेहरा साफ नहीं दिख रहा। मिस टाउन में हर साल ऐसा होता है, तू चांगसोंग ने समझाया। चेन गुओफेंग ने पूछा, दिशा दिख रही है? लिन शियाओयुए ने सिर हिलाया। कैंप से बाहर निकलते ही ट्रैक खत्म। मेरे हिसाब से गिरफ्तारी वारंट अप्लाई करना चाहिए। चेन गुओफेंग ने थोड़ी देर सोचकर कहा, और कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ देर बाद ऊपर रिपोर्ट भेजी गई। 20 मिनट के अंदर किंतियान के नाम का गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। सिल्वर ग्रे स्टार के मिलिट्री सिस्टम में खबर फैल गई, लेकिन पब्लिक नहीं किया गया। उसी वक्त बटालियन 137 के वेयरहाउस की परछाइयों में एक साया छुपा था। किंतियान, वो भागा नहीं था। उसने जानबूझकर कैमरों को दिखाया कि वो भाग रहा है। फिर शैडो जंप से वेयरहाउस पहुंच गया। अपनी सुपर हियरिंग से उसने पूरी बातचीत सुन ली थी। खतरा था, लेकिन रिस्क लेना जरूरी था। गिरफ्तारी वारंट। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। झाओ नुओ की मौत, जांच टीम, जिंदा पकड़ने का ऑर्डर, ये सब सिंपल नहीं था। ऊपर कहीं न कहीं कोई अंदर का आदमी था। अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। एपिसोड 106, सच्चाई की परतें। ईगल मिलिट्री एकेडमी के अंदर बीप 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 स्मार्ट घड़ी वाइब्रेट हुई। झांग मेंग ने देखा और हैरान हो गया। हेलो प्रिंसिपल हान। उसकी आवाज ठंडी थी। पिछली बड़ी बहस के बाद दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। प्रिंसिपल झांग, हान फेंग की शांत आवाज आई। आपका स्टूडेंट किंतियान साथी सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में वांटेड है। क्या? झांग मेंग की आंखें फैल गईं। नामुमकिन। वो किंतियान को ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसका नेचर जानता था। शांत, सतर्क, फोकस्ड। ऐसा इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। ऊपर से किंतियान ने मिस टाउन की रिपोर्ट उसे भेजी थी और आधे दिन में ये साजिश लग रही थी, या फिर यान छिंग को निशाना बनाने का तरीका। हान फेंग बोला, नॉर्मली ऐसे केस में स्कूल को उसे निकाल देना चाहिए, लेकिन उसकी स्टेटस खास है। फाइनल वर्डिक्ट तक मैं उसका स्टूडेंट स्टेटस होल्ड पर रखूंगा। वांटेड होना सिर्फ सस्पेक्ट होना है। क्रिमिनल फैसला मिलिट्री कोर्ट ही करेगा। झांग मेंग ने कहा। प्रिंसिपल हान, किंतियान की तरफ से धन्यवाद। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, हान फेंग बोला। और गिरफ्तारी वारंट शियाहो यांग ने खुद अप्रूव किया है। अब सिर्फ यान छिंग ही उसकी मदद कर सकता है। कॉल कट हो गया। झांग मेंग चुप हो गया। शियाहो यांग, सिल्वर ग्रे स्टार मिलिट्री डिपार्टमेंट का डिप्टी कमांडर, मतलब कोई गुंजाइश नहीं। बटालियन 137 में। लिन शियाओयुए अचानक बोली, बॉस कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। स्क्रीन पर फुटेज चला, कल रात का है। कोहरा इतना घना था कि बाहर कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन डॉम के अंदर क्लियर था। कल रात सिर्फ किंतियान ही बाहर निकला। एंगल बदला गया। गेट पर 10 सोल्जर थे। पॉज, सब बेहोश। तीनों की भौहें सिकुड़ गईं। कोहरा आते ही पूरा कैंप सो गया, सिवाय एक इंसान के, और वही इंसान मर्डर का आरोपी। लिन शियाओयुए बोली, बॉस कुछ तो गड़बड़ है। चेन गुओफेंग ने कहा, पहले उसे पकड़ते हैं, फिर पूछताछ में सब निकलेगा। जब तक वो नहीं मिलता, इसी लाइन पर इन्वेस्टिगेशन करो। थोड़ी देर बाद कंट्रोल रूम का दरवाजा खटका। तू चांगसोंग अंदर आया। खाने का टाइम हो गया है। कैंटीन चलें या बाहर? कैंटीन, चेन गुओफेंग बोला। मिस टाउन की स्पेशल राइस वाइन भी है। तू चांगसोंग मुस्कुराया। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ मिस टाउन के आउटर एरिया में फुफ जमीन का छोटा सा टीला उठा। किंतियान बाहर निकला। सैंड कंट्रोल टैलेंट सच में काम का है। वो जमीन के नीचे चला गया था, आसमान में उड़ने से ज्यादा सेफ। कोहरा अभी भी फैला था। उसने अपना चेहरा बदल लिया और टाउन में घुस गया, कैमरों और लोगों से बचते हुए। पहले जहां टूरिस्ट की भीड़ रहती थी, अब पूरा इलाका घोस्ट सिटी लग रहा था। एक गली में उसे पीले बालों वाला लड़का दिखा। सिगरेट पी रहा था, हाथ पर टैटू। तू ठीक रहेगा। किंतियान की आंखें चमकी। पिछले 2 दिन में उसे यकीन हो गया था कि कोहरे के साथ कोई सब्सटेंस फैलाया गया था, जो लोगों को सुला देता था, और इसके पीछे वही मास्टरमाइंड था। फुफ, वो पीछे पहुंचा। एक चॉप। लड़का बेहोश। उसे गली में खींच लिया। स्पिरिचुअल पावर एक्स-रे की तरह शरीर में फैली। गर्दन के नीचे कुछ नहीं, मतलब दिमाग। जैसे ही स्पिरिचुअल पावर अंदर गई, किंतियान का चेहरा बदल गया। तो मामला ये है,
एपिसोड 107 सॉइल डिवावरिंग वर्म्स। हुआंग माओ के सिर के अंदर एक सेमी ट्रांसपेरेंट कीड़ा अचानक जाग उठा। उसने अपना मुंह खोला और बिना आवाज की चीख छोड़ी। अगले ही पल हुआंग माओ का पूरा शरीर जोर से कांपने लगा और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा। ये चीज क्या है? छिनतियान का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। उसने इंस्टिंक्ट से अपनी स्पिरिचुअल पावर को चैनल किया और सीधे उस कीड़े पर अटैक कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो कीड़ा इतना नाजुक होगा। बस स्पिरिचुअल पावर की हल्की सी मार में ही उसकी पूरी तरह मौत हो गई। उसी पल हुआंग माओ का कांपना रुक गया और उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया। छिनतियान ने धीरे से हुआंग माओ को जमीन पर लिटा दिया। उसकी आंखों में डार्क लाइट की हल्की सी चमक दौड़ गई। कीड़ा तो मिस टाउन के लोगों और 137वीं बटालियन के सोल्जर्स के डीप स्लीप में जाने की वजह असल में ये ट्रांसपेरेंट कीड़ा था। इसका मतलब अंडरग्राउंड स्प्रिंग में जो सब्सटेंस था वो इसी कीड़े का अंडा रहा होगा। लेकिन सवाल ये था कि ये किस स्पीशीज का कीड़ा है जो स्पिरिचुअलिस्ट्स तक को बिना पता चले पैरासाइट कर सकता है। छिनतियान ने हुआंग माओ की स्मार्ट रिस्ट वॉच खोली, इंसेक्ट रेस एनसाइक्लोपीडिया सर्च की और काफी देर देखने के बाद आखिरकार उसे जवाब मिल गया। सोल डिवावरिंग वर्म ये एक ऐसा कीड़ा होता है जो इंसान के दिमाग में पैरासाइट कर सकता है। जब इसका अंडा इंसानी शरीर में जाता है तो शरीर की न्यूट्रिशन से ये तेजी से बढ़ता है और साथ ही एक खास हार्मोन रिलीज करता है जो शरीर को कंफ्यूज कर देता है, जिससे इंसान अपने अंदर इसके होने को इग्नोर कर देता है। सॉइल डिवावरिंग वर्म बेहद खतरनाक होता है। ये लगातार इंसान के थॉट्स को अफेक्ट करता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर खाता रहता है। धीरे धीरे और भी ताकतवर बनता जाता है। होस्ट की स्पिरिचुअल पावर जितनी ज्यादा, इसकी ग्रोथ उतनी ही तेज। सोल डिवावरिंग वर्म से सोल वर्म, फिर सोल डिवावरर, फिर ब्रेन वर्म और आखिर में सेलेस्टियल सोल डोमिनेटर जो आसानी से एक पूरा प्लैनेट तबाह कर सकता है। गैलेक्सी एम्पायर के हजारों साल के इतिहास में इंसेक्ट रेस की कई क्राइसिस आई हैं। हर बार एम्पायर बच तो गया, लेकिन उसकी कीमत इतनी भारी थी कि सोच पाना भी मुश्किल है। और इंसेक्ट रेस के साथ लड़ाइयों में सोल डिवावरिंग वर्म उन रेसों में से एक है जिससे एम्पायर सबसे ज्यादा डरता है। इसकी यूनिक ग्रोथ की वजह से बहुत सारे स्पिरिचुअलिस्ट इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। उनके बिहेवियर और सोच चुपचाप बदलती रहती है और वो धीरे धीरे इंसेक्ट रेस की कठपुतली बन जाते हैं। साफ था कि पर्दे के पीछे बैठा इंसान मिस टाउन के मिलिट्री और सिविलियंस को सोल डिवावरिंग वर्म के होस्ट के तौर पर यूज कर रहा था। आम लोगों और स्पिरिचुअलिस्ट्स के जरिए इसे पाल रहा था। बिना किसी बाहरी दखल के ये लोग अपने अंदर मौजूद सोल डिवावरिंग वर्म को कभी जान ही नहीं पाते। अब छिनतियान को समझ आ गया कि जैसे ही धुंध आई, सब लोग डीप स्लीप में क्यों चले गए और क्यों मिस टाउन में लोग लगातार गायब हो रहे थे, लेकिन ऑनलाइन बहुत कम जानकारी मिल रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई देख नहीं पा रहा था, बल्कि अगर किसी ने देखा भी तो सोल डिवावरिंग वर्म उसे इग्नोर करवा देता था। हालांकि लार्वा स्टेज में सोल डिवावरिंग वर्म के पास ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। वो होस्ट को कैसे कंट्रोल करेगा, ये किसी हायर लेवल इंसेक्ट रेस के इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब मिस टाउन के पास जरूर कोई अपर लेवल इंसेक्ट रेस मौजूद है, शायद ब्रेन वर्म या उससे भी ज्यादा भयानक कुछ। ये सोचते ही छिनतियान को अपने बॉडी ऑफ 10,000 पॉइजन्स के लिए और भी शुक्रगुजार महसूस हुआ। जब कीड़े का अंडा उसके शरीर में गया तो बॉडी ऑफ 10,000 पॉइजन्स अपने आप एक्टिव हो गई और पानी में मौजूद सारे अंडों को मार डाला। वरना वो भी बाकी लोगों की तरह स्पाइडर्स के घोंसले तक घसीट कर ले जाया जाता। जिंदा रहता या मरता कोई नहीं जानता। उसी वक्त छिनतियान के दिमाग में अचानक एक सवाल आया। झाओ नुओ शायद पर्दे के पीछे वाले का साथी नहीं था, बल्कि उसने खुदकुशी अपनी मर्जी से नहीं की थी, बल्कि वो सोल डिवावरिंग वर्म के कंट्रोल में था। नहीं, अगर वो इसी लेवल का सोल डिवावरिंग वर्म होता तो वो टियर 3 स्पिरिचुअलिस्ट का दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाता। झाओ नुओ के दिमाग में जरूर कोई हायर लेवल सोल डिवावरिंग वर्म था। क्या मुझे चेक करना चाहिए? छिनतियान थोड़ी देर हिचकिचाया। अगर वो कंफर्म कर ले कि झाओ नुओ के दिमाग में सोल डिवावरिंग वर्म था तो वो खुद को बेगुनाह साबित कर सकता है। लेकिन उसकी चिंता ये थी कि इन्वेस्टिगेशन टीम सच जानने नहीं, बल्कि उसे पकड़कर वेन छिंगशियान को सौंपने आई थी। यान छिंग के अलावा उसे किसी पर भरोसा नहीं था और झाओ नुओ की लाश मिलिट्री कैंप के मॉर्चुरी में थी। अगर वो वहां गया तो तीनों इन्वेस्टिगेटर्स उसे पकड़ सकते थे। थोड़ी देर सोचने के बाद छिनतियान ने आखिरकार फैसला कर लिया। वो झाओ नुओ की लाश देखने जाएगा। पहला, अपने ऊपर लगे इल्जाम को साफ करने के लिए सबूत ढूंढने के लिए। दूसरा, शायद उसे स्पिरिचुअल पावर से जुड़ा कोई टैलेंट भी मिल जाए। इस वक्त उसे ऐसे टैलेंट की सख्त जरूरत थी। बेशक जाने से पहले उसे टाइमिंग और स्ट्रैटेजी दोनों सोचनी होंगी। शाम ढलने वाली थी। रात होते ही उसकी मूवमेंट और कंसीलमेंट दोनों काफी बढ़ जाने वाली थी। वही सबसे बेस्ट मौका होगा। छिनतियान ने पैरों के पास पड़े हुआंग माओ पर एक नजर डाली और वहां से हट गया। करीब 10 मिनट बाद हुआंग माओ ने आंखें खोली। उसने सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और दर्द साफ झलक रहा था। मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरा सिर इतना क्यों दर्द कर रहा है? आखिर हुआ क्या था?
थोड़ी देर बाद जैसे ही उसका दिमाग साफ हुआ, कुछ यादें अचानक उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। हुआंग माओ का शरीर सख्त हो गया। डर से कांपती आवाज में बोला, घोस्ट सिटी, ये घोस्ट सिटी है। नहीं, मुझे अभी यहां से निकलना होगा, अभी। वो लड़खड़ाते हुए उठा, सीधा सड़क की तरफ भागा, एक फ्लाइंग टैक्सी रोकी और नर्वस होकर बोला, चलो डीप ब्लू सिटी। ड्राइवर ने उसे देखा और कहा, 300 ठीक है, बस इस भूतिया जगह से जल्दी निकलो। ओके। ड्राइवर ने फ्लाइंग डिवाइस स्टार्ट की और आसमान की तरफ उड़ गया। लेकिन 10 मिनट बाद वही फ्लाइंग डिवाइस वापस मिस्टाउन आ गई और शहर के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर रुक गई। ड्राइवर ने एक लाश को घसीटकर बाहर निकाला और लापरवाही से साइड में फेंक दिया। उसकी आंखों में डार्क लाइट की हल्की चमक दौड़ गई। रात ने पूरी जमीन को ढक लिया। मॉर्चुरी के अंदर पीली रोशनी के नीचे एक लाश टेबल पर पड़ी थी, बॉडी बैग में लिपटी हुई। हवा में हल्की सी बदबू तैर रही थी। एक अंधेरे कोने में एक फिगर धीरे धीरे उभरा। उसके शरीर से काली धुंध की लकीरें निकली और रोशनी को ढक दिया। कुछ ही पलों में पूरी मॉर्चुरी अंधेरे में डूब गई। छिंतियान ने बॉडी बैग खोला। झाओ नुओ का बेजान शरीर सामने आ गया। उसने अपना हाथ झाओ नुओ के सिर पर रखा और स्पिरिचुअल पावर अंदर भेजी। उसे दिखा, दिमाग के अंदर अंगूठे के साइज का नीला कीड़ा पड़ा था। लेकिन जैसे ही स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन हुई, वो कीड़ा तुरंत जाग उठा और जोरदार स्पिरिचुअल पावर से छिंतियान पर पलटवार कर दिया। यह है सोल डिवावरर। छिंतियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। दिमाग में चुभता हुआ दर्द दौड़ गया। सोल डिवावरर के साथ मेंटल जंग में वो हल्का सा पीछे पड़ गया। छिंतियान ने झट से झाओ नुओ का मुंह ढक लिया और एक साथ जहरीली गैस छोड़ दी। सोल डिवावरर स्पिरिट में भले ही ताकतवर था, लेकिन उसका शरीर कमजोर था। ऊपर से वो अभी भी लार्वा स्टेज में था। जहरीले असर को झेल नहीं पाया और 2 सेकंड से भी कम में मर गया। एक नीला गोला उड़ता हुआ छिंतियान के शरीर में समा गया। छिंतियान ने चैन की सांस ली और टैलेंट की जानकारी चेक की। नाम सोल डिवावरर नीला टाइप। एक्टिव स्किल इंट्रोडक्शन। तुम एक सोल सीड रिलीज कर सकते हो जो किसी जिंदा प्राणी के शरीर में रहकर उसे तुम्हारे कमांड पर चलने पर मजबूर कर देगा। साथ ही तुम सीधे उसकी आत्मा को भी खा सकते हो, उसकी यादों के टुकड़े हासिल कर सकते हो और अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ा सकते हो। तो सच में झाओ नुओ को कीड़े ने कंट्रोल किया था। छिंतियान की आंखें ठंडी हो गईं। इंसेक्ट रेस को गायब हुए 1000 साल से ज्यादा हो चुके थे। बहुत से लोग उनकी दहशत भूल चुके थे, लेकिन एक अंगूठे के साइज का सोल डिवावरर एक टियर 3 स्पिरिचुअलिस्ट को खुदकुशी करने पर मजबूर कर सकता था। ये बात छिंतियान को अंदर तक डरा रही थी। छिंतियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? उसी वक्त मिलिट्री कैंप में एक रौबीली आवाज गूंज उठी। अगले ही पल 3 औराओं ने एक साथ छिंतियान को लॉक कर लिया। एपिसोड 108 इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड से भिड़ंत। खड़क। एक फिगर खिड़की तोड़ते हुए बाहर निकला और रात के अंधेरे में मिलिट्री कैंप की बॉर्डर की तरफ भागा। वूश वूश। उसी पल पीछे से दर्जनों विंड ब्लेड्स आए, तेज सीटी जैसी आवाज निकालते हुए। छिंतियान रुका, मुड़ा और थंडरबोल्ट स्लैश चला दिया। बेकाबू बिजली ने विंड ब्लेड्स को चीर डाला। छोटे छोटे भंवर बने और जमीन पर गहरे निशान पड़ गए। स्विश। एक फिगर हवा में आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे नीली हवाएं थीं जो बादलों की तरह उसके शरीर को थामे हुए थीं। छेन गुओफेंग ने ऊपर से छिंतियान को देखा और ठंडे लहजे में बोला, छिंतियान, हिम्मत तो है तुम में जो वापस आ गए। स्विश स्विश। सफेद धुंध से 2 और फिगर निकले और छिंतियान को चारों तरफ से घेर लिया। छिंतियान, सच में तुम ही हो। लिन शियाओ युए ने दिलचस्पी से उसे देखा। तुम जैसे केयरफुल इंसान ने भी झाओ नुओ की लाश चेक करने के लिए वापस आने का रिस्क लिया। क्या तुम्हें लगता है कि झाओ नुओ को तुमने नहीं मारा, इसलिए लाश से क्लू ढूंढने आए हो? अगर सच में कुछ गड़बड़ है तो यहीं बोल दो। छिंतियान ने शांति से उन्हें देखा और कहा, अगर मैं सच बोलूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? नहीं। लिन शियाओ युए ने सिर हिलाया। हमारा मेन टास्क तुम्हें मिलिट्री डिपार्टमेंट ले जाना है। अगर तुम बेगुनाह हुए तो हम सबूत भी देंगे, इसलिए जो भी जानते हो बता दो ताकि हम तुम्हारी हेल्प कर सकें। ये सुनकर छिंतियान ने सिर हिला दिया। तो फिर कहने को कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा, मैं खुद सच ढूंढूंगा। जिद्दी बेवकूफ। शीलेई आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी थी। पीली स्पिरिचुअल एनर्जी उसके हाथों में जमा हुई और उसने एक घूंसा मारा। फिस्ट ऑरा मोहर की तरह छिंतियान की तरफ आया और साथ ही उस पर भारी दबाव पड़ गया। अर्थ एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट। छिंतियान की आंखों में चमक आई। उसने अपनी सेबर निकाली और सीधा वार किया। ब्लेड और फिस्ट ऑरा टकराए। जबरदस्त ताकत से छिंतियान कई कदम पीछे खिसक गया और जमीन पर साफ पैरों के निशान बन गए। ये देखकर छेन गुओफेंग और बाकी 2 ने छिंतियान की ताकत का अंदाजा लगा लिया। शीलेई एक टियर 5 स्टार स्पिरिचुअलिस्ट था, ब्रॉन्ज लेवल ब्लड लाइन के साथ। फिर भी छिंतियान उसका टेस्ट पंच झेल पाया। इसका मतलब उसकी फाइटिंग पावर कम से कम टियर 4 थी, हालांकि टियर 5 से अभी भी गैप था।
कोई बड़ा खतरा नहीं। चेन गुओफेंग ने हथेली से वार किया। नीली हवा ड्रैगन में बदल गई और दहाड़ती हुई छिन तियान की तरफ बढ़ी। लिन शियाओयुए मुस्कुराते हुए खड़ी रही। उसने छिन तियान का पीछे हटने का रास्ता ब्लॉक कर लिया। टीम में उसका रोल साफ था, लोगों को ढूंढना। लड़ाई का काम दोनों बड़े भाइयों का था। विंड ड्रैगन नीचे झपटा। उसकी भयानक ऑरा ने छिन तियान को पूरी तरह लॉक कर लिया। वो न तो शैडो जंप यूज कर सकता था, न ही बच सकता था। उसे सामने से ही लेना पड़ा, सब कुछ झोंकना पड़ेगा। छिन तियान की आंखों में क्रूर चमक दौड़ गई। उसके ब्लड लाइन के अंदर छुपी दो ताकतें जाग उठीं। ब्लड थर्स्टी फ्रेंजी, सारे एट्रीब्यूट्स 60% बढ़ गए। ओवरलॉर्ड बॉडी कॉम्बैट पावर 150% बढ़ी। हंटिंग मार्क स्पीड 70% और अटैक पावर 50% बढ़ी। धड़ाम, एक जंगली और बेकाबू ऑरा फट पड़ी। छिन तियान की मसल्स उभर आईं। उसके कपड़ों के नीचे डार्क गोल्डन स्पिरिट पैटर्न दिखाई देने लगे। उसके हाथ में सेबर बिजली से चटकने लगी। जामुनी रोशनी की एक धार धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ी। गहरी रात के बैकग्राउंड में वो रोशनी इतनी चमकदार थी जैसे पूरा अंधेरा रोशन कर दे। थंडरबोल्ट सेबर छठा फॉर्म फ्यूरियस थंडर ब्रेक। सिजल, जामुनी थंडर सेबर विंड ड्रैगन से टकराई। जोरदार गड़गड़ाहट हुई और भयानक हवाएं फट पड़ीं। विंड ड्रैगन ने दहाड़ते हुए बिजली को चीर दिया और सीधे छिन तियान की छाती से टकरा गया। खड़क, हड्डियां टूटने की आवाज गूंज उठी। छिन तियान कई दर्जन मीटर दूर उड़ गया, जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रक से टकराया हो। वो जोर से जमीन पर गिरा और मुंह से खून उगल दिया। क्यों जिद कर रहे हो? बॉस टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट है। तुम चाहे जितना भी संघर्ष करो, बेकार है। लिन शियाओयुए ने दूर पड़े छिन तियान को देखते हुए आराम से कहा, जल्दी सरेंडर कर दो। हमें भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें भी इतनी मार नहीं खानी पड़ेगी। चेन गुओफेंग हवा में तैर रहा था। उसने एक हाथ बढ़ाया। नीली हवाएं रिबन की तरह लिपटती हुई छिन तियान को बांधने वाली थीं। उसी पल जो छिन तियान बिल्कुल बेहोश सा पड़ा था, अचानक खरगोश की तरह उछला और पहले से भी तेज रफ्तार से दूर भाग गया। उसके शरीर में टूटी हड्डियों का कोई निशान नहीं था। क्या? चेन गुओफेंग ने भौहें सिकोड़ लीं और तुरंत पीछा किया। वूश! उसके पैरों के नीचे नीली हवाएं दहाड़ उठीं, जैसे किसी गाड़ी में नाइट्रो लग गया हो। उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई और वो जल्दी ही छिन तियान के करीब पहुंच गया। फिर भी उसे मानना पड़ा कि छिन तियान की स्पीड डरावनी थी। दूसरे सिस्टम स्पिरिचुअलिस्ट्स टियर 6 पर भी शायद उसे पकड़ न पाते। आसमान से विंड ब्लेड्स बरसने लगे, अजीब एंगल से छिन तियान की तरफ उड़ते हुए। चेन गुओफेंग उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ी मार देना उसे मंजूर था। पीछे से चुभते दर्द को महसूस करते हुए छिन तियान की आंखें चमकी। उसने आगे हल्की सी उभरी जमीन देखी। उसके पैरों के नीचे बिजली फटी और 9-फोल्ड थंडर फ्लैश एक्टिव हो गया। स्पीड के जोरदार बर्स्ट के साथ सारे विंड ब्लेड्स खाली चले गए, लेकिन चेन गुओफेंग के कंट्रोल में वो ब्लेड्स मुड़ गए और साइड से फिर छिन तियान की तरफ आए। जैसे ही विंड ब्लेड्स उसकी पीठ काटने वाले थे, उसी पल छिन तियान के पैरों के नीचे जमीन अचानक धंस गई। वो नीचे गिर गया और सारे विंड ब्लेड्स उसके सिर के ऊपर से निकल गए। क्या? चेन गुओफेंग ने माथा सिकोड़ते हुए तुरंत नीचे झांका। उसे नीचे जाता हुआ एक अंधेरा सुराख दिखा, लेकिन छिन तियान गायब था। चेन गुओफेंग खुद उस सुराख में कूद गया, लेकिन नीचे पहुंचने से पहले ही टनल की दीवारें फट पड़ी और वो अंदर दब गया। शी लेई और लिन शियाओयुए दौड़ते हुए आए। उसी वक्त जमीन से एक नीला फिगर बाहर निकला और उनके सामने खड़ा हो गया। शी लेई, छिन तियान नीचे है, रास्ता खोलो, चेन गुओफेंग ने गहरी आवाज में कहा। शी लेई अर्थ एलिमेंट स्पिरिचुअल मार्शल आर्टिस्ट था। उसे मैजिक में महारत नहीं थी, लेकिन टियर 5 पर पहुंचते पहुंचते धरती पर उसका कंट्रोल काफी हो चुका था। टनल खोलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, शी लेई ने हाथ जोड़े। पीली स्पिरिचुअल एनर्जी जमीन के नीचे दौड़ गई। गड़गड़ाहट, धरती बाहर की तरफ खिसकने लगी। उसी जगह पर एक नई टनल बन गई। शियाओयुए, अब तुम्हारी बारी। चेन गुओफेंग टनल में कूद गया, आगे रास्ता देखने के लिए। लिन शियाओयुए उसके पीछे पीछे गई। टनल इतनी तंग थी कि उसे भी झुककर चलना पड़ रहा था। चेन गुओफेंग और शी लेई जैसे भारी शरीर वालों के लिए आगे बढ़ना और भी मुश्किल था। बॉस, उसकी स्मेल मुझे आ रही है, लेकिन रास्ता बहुत टाइट है। भाई लेई, थोड़ा चौड़ा कर दो। ठीक है। शी लेई ने स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ी। एक अनदेखी ताकत ने टनल को चौड़ा कर दिया। धरती दबती चली गई और तीनों के सामने एक खुला रास्ता बन गया। पीछा करो। चेन गुओफेंग सबसे आगे था, बीच में लिन शियाओयुए और पीछे शी लेई। लिन शियाओयुए की गाइडेंस में तीनों तेजी से एक ही दिशा में आगे बढ़ गए। एपिसोड 109 स्टिंक बॉम्ब और शिफ्टिंग माइंडसेट। संकरी सुरंग के अंदर एक कौवा पंख फड़फड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। क्या वो लोग पास आ गए?
कौवे ने गर्दन घुमाई और उसके मुंह से इंसानी आवाज निकली। हाँ, यही इंसान किन तियान था। कौवे में बदलने की क्षमता नाइट डेमन अवतार की ताकत का ही एक रूप थी। उसके स्वभाव को देखते हुए बिना किसी तैयारी के 137 मिलिट्री कैंप की तरफ जाना उसके लिए नामुमकिन था। ये सुरंग उन्हीं एस्केप रूट्स में से एक थी जो उसने अपने लिए पहले से रिजर्व करके रखे थे। सुरंग जानबूझकर बहुत संकरी बनाई गई थी ताकि भारी शरीर वाले चेन गुओफेंग और शी लेई को रोका जा सके और उनके लिए पीछा करना मुश्किल हो जाए। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि शी लेई, जो एक अर्थ एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट था, रेत और मिट्टी को भी कंट्रोल कर सकता है और उसकी बनाई हुई टेरन सेटअप को तोड़ देगा। खुशकिस्मती से उसने सिर्फ इसी एक तैयारी पर भरोसा नहीं किया था। तेज सूंघने की ताकत हमेशा फायदेमंद नहीं होती टिल्ड। सुरंग में एक भारी और बैठी हुई आवाज गूंजी। अगले ही पल सुरंग के दोनों तरफ लगे कई खोखले प्लास्टिक बॉल्स फट गए। उनमें से पीली गैस फूट पड़ी जिसमें ऐसी तेज बदबू थी जैसे एक्सपायर हो चुका बदबूदार टोफू, सड़ी हुई मछली और झींगे और सेप्टिक टैंक में 1 महीने तक सड़ता पड़ा गंदा सीवेज मिला दिया गया हो। पीछे की तरफ उग लिन शियाओयुए अचानक रुक गई। उसका बहादुर और सुंदर चेहरा हरा पड़ गया। वो झुकते ही जोर जोर से उल्टियां करने लगी। हालत बेहोश होने जैसी हो गई। शियाओयुए, तुम। चेन गुओफेंग अभी कुछ पूछने ही वाला था कि उसी पल उसके नाक में भी वो तेज बदबू घुस गई। उसका पेट मरोड़ खाने लगा और चेहरा नीले से सफेद पड़ गया। हुश! एक तेज हवा आगे की तरफ चली और बदबू को पीछे धकेल दिया। लेकिन तब तक लिन शियाओयुए पूरी तरह बेबस हो चुकी थी। उसकी नाक बदबू से भर चुकी थी, सिर घूम रहा था और संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया था। हरामी! चेन गुओफेंग गुस्से में गर्जा और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही दूरी पर सुरंग 3 रास्तों में बढ़ गई। शी लेई लगभग बेहोश लिन शियाओयुए को उठाए हुए 3 रास्तों के सामने रुक गया और बुदबुदाया, इस बंदे के पास आखिर कितने ट्रिक्स हैं। चेन गुओफेंग ने मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसी वक्त एक बात उसे धीरे धीरे साफ होने लगी। किन तियान ने जो तरीके और माइंडसेट दिखाया था, उसके हिसाब से वो दिन दहाड़े झाओनुओं को मार ही नहीं सकता था। इस मामले में जरूर कुछ और था। लगता था इस लड़के ने किसी बड़े इंसान को नाराज कर दिया था। कुछ देर बाद फुफ! मिट्टी को चीरते हुए एक आकृति बाहर निकली। किन तियान ने पैर पटका और मिट्टी तेजी से बहते हुए सुरंग के मुंह को भरने लगी। अच्छा हुआ वो तीनों मुझे पकड़ना चाहते थे, मारना नहीं, वरना आज हालत बहुत खराब हो सकती थी। किन तियान ने मन ही मन सोचा। कुछ देर पहले चेन गुओफेंग की कंडेंस्ड विंड ड्रैगन वाली चाल सीधे उसकी डिफेंस को चीरते हुए सीने की ज्यादातर हड्डियां तोड़ चुकी थी। अगर कोई और होता तो खड़ा भी नहीं हो पाता, लेकिन उसकी सेल्फ हीलिंग एबिलिटी गजब की थी। नकली बेहोशी के 2 सेकंड के अंदर ही उसकी चोटें भर गईं। जैसे ही सामने वाले लापरवाह हुए, उसने मौका पकड़कर सीधे पहले से तैयार सुरंग में छलांग लगा दी। चेन गुओफेंग एक टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट था। ब्लड लाइन न भी हो तो भी एक टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट उसे आसानी से कुचल सकता था। इसी वजह से वो शुक्रगुजार था कि चेन गुओफेंग ने जान लेने की कोशिश नहीं की। बदले में सुरंग की जहरीली गैस सिर्फ बदबूदार थी, किसी स्पिरिचुअलिस्ट के लिए जानलेवा नहीं। लेकिन जिसकी सूंघने की ताकत तेज हो, उसके लिए वो बदबू चाकू से वार होने से भी ज्यादा खतरनाक थी। कैंप के अंदर उग टिल्डे टॉयलेट के सहारे खड़ी लिन शियाओयुए लगातार उल्टियां कर रही थीं। डैम! उग! किन तियान, मैं तुझे मार डालूंगी, वो कमजोर आवाज में बुदबुदाई। उसका चेहरा पीला था और नाक सुन्न हो चुकी थी। अब उसे कुछ भी सुंघाई नहीं दे रहा था। इतनी बदबूदार थी क्या? शी लेई ने अपनी नाक छुई। उसे पहले हल्की बदबू आई थी, लेकिन चेन गुओफेंग ने तुरंत हवा से उड़ा दी थी। इतनी नहीं तो क्या? उग! लिन शियाओयुए इतनी उल्टी कर चुकी थी कि शरीर ढीला पड़ गया। चेन गुओफेंग बेबसी से बोला, कभी कभी तेज सूंघना भी कमजोरी बन जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किन तियान को शियाओयुए की एबिलिटी का पता होगा और वो इसके खिलाफ तैयारी करके बैठेगा। ये लड़का सच में बहुत अनकैनी है टिल्ड। शी लेई बोले बिना रह नहीं पाया। इतने सालों में उसने कई फरार लोग पकड़े थे। किन तियान सबसे ताकतवर नहीं था, लेकिन सबसे चालाक जरूर था। गहरी सोच, ढेर सारे तरीके। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक थंडर और डार्क ड्यूल एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट इतने कम टाइम में अकेले इतनी जटिल सुरंग खोद सकता है। बिल्कुल अनकैनी। चेन गुओफेंग ने सिर हिलाया। और अब मुझे भी लगने लगा है कि झाओ नुओ को किन तियान ने नहीं मारा। उग! कैप्टन, आप उस हरामी का साइड क्यों ले रहे हो? लिन शियाओयुए गुस्से में बोली, उल्टी करते हुए। अभी की टॉर्चर याद आते ही उसका मन कर रहा था किन तियान को नोच डाले। मुझे याद है, शुरुआत में तुम ही बोली थी कि इस केस में कुछ गड़बड़ है, शी लेई ने कहा। अब ट्यून क्यों बदल रही हो? क्योंकि किन तियान हरामी है, बहुत बड़ा हरामी। लिन शियाओयुए ने दांत पीस दिए। उसी वक्त चेन गुओफेंग ने धीरे से कहा, शियाओयुए, कैंप लौटने के बाद तू चांगसोंग ने मुझे एक रिपोर्ट दी। झाओ नुओ का सिर कुचला गया था। क्या? लिन शियाओयुए शॉक्ड रह गई।
किन तियान जानबूझकर कैंप लौटा था, सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए झाओ नुओ का सिर फोड़ने नहीं। इससे उसे कोई फायदा नहीं था, उल्टा खतरा ही बढ़ता। इतने सारे चालाक ट्रिक्स वाला इंसान बेकार की हरकत नहीं करता। अगर ऐसा है तो झाओ नुओ का सिर किसी और ने कुचला था। कौन था ये पक्का नहीं था, लेकिन बहुत मुमकिन था कि वो 137 बटालियन के अंदर का ही कोई हो। इसीलिए बॉस को लगने लगा था कि झाओ नुओ को किन तियान ने नहीं मारा। जड़ तो यही थी। बॉस अब क्या करें? किन तियान को पकड़ना प्राथमिकता रखें या सच्चाई की जांच करें? लिन शियाओ युए ने पूछा। चेन गुओफेंग ने हाथ उठाया और कमरे में एक नीली हवा की बैरियर बना दी ताकि कोई बाहर वाला उनकी बात न सुन सके। मुझे शक है कि किन तियान हाई लेवल पावर स्ट्रगल में एक बलि का बकरा है, उसने कहा। उसकी फाइल टॉप सीक्रेट है, बैकग्राउंड असामान्य है, काम बहुत सोच समझकर करता है। अगर उसे कुछ साल और ट्रेनिंग मिली होती तो किसी बड़े आदमी का सक्सेसर बन सकता था। इसलिए किसी को नहीं चाहिए था कि वो आगे बढ़े। इसी वजह से ये पूरा ड्रामा रचा गया ताकि उसे जायज तरीके से मिटाया जा सके। बात तो जमती है। शिलेई लगातार सिर हिलाने लगा। बॉस, क्या हमें इस मामले में पड़ना चाहिए? इधर उधर दोनों तरफ किसी न किसी को नाराज करेंगे, इसीलिए अब किसी और को भी इसमें घसीटना जरूरी है, चेन गुओफेंग ने कहा। शियाओ युए, सारी डेवलपमेंट समेटकर ऊपर रिपोर्ट भेजो। किन तियान की खतरनाकियत पर जोर दो और सपोर्ट मांगो। लिन शियाओ युए की आंखें चमक उठी। समझ गई। अगला कदम